Students, today we are going to start electric flux and Gauss theorem. गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें दो तीन चीजें जान लेनी जरूरी हैं. द फर्स्ट इज द एरिया वेक्टर. अ प्लेन एरिया कैन बी रिगार्डेड एज possessing both magnitude and direction and given as vector A is equal to unit vector n into A. कहने का मतलब है कि यदि कोई एरिया A है, इसका एरिया A है जिसका मैग्नीट्यूड A हो जाता है और इस पर खींचे गए एक बाहरी नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर n ये इसका डायरेक्शन बताता है. यानी कोई भी वेक्टर A को हम उसके मैग्नीट्यूड A और उसका डायरेक्शन इस नॉर्मल वेक्टर से देते हैं. यानी कि इस एरिया A का डायरेक्शन हमेशा इस पर खींचे गए एक नॉर्मल जो आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ जो नॉर्मल खींचा जाएगा उस नॉर्मल के डायरेक्शन में यह होगा. यानी कि एरिया इज कंसिडर्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट एरिया इन आउटवर्ड डायरेक्शन. सेकंड हमें जानने वाली बात यह है सॉलिड एंगल. जिस तरह से कोई भी आर्क सेंटर पर एक एंगल बनाता है जिसको हम प्लेन एंगल कहते हैं, इसी तरह से यदि हम आर्क की जगह कोई सरफेस लें तो वो भी अपने सेंटर पर एक एंगल बनाता है एंड दैट एंगल इज सेड टू बी सॉलिड एंगल. इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. एनी सरफेस सबटेंड एन एंगल एट इट्स सेंटर और एनी पॉइंट O इज नोन एज सॉलिड एंगल. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा. जैसे यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस लिया गया है जिस पर हम एक स्मॉल एरिया dA ले लेते हैं. यह स्मॉल एरिया dA इस सेंटर O पर एक एंगल सबटेंड करेगा. दैट एंगल इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल और इसको हम d ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये स्मॉल एरिया dA के द्वारा बनाया गया एंगल d ओमेगा है. इस d ओमेगा की वैल्यू होती है dA अपॉन r स्क्वायर, जहां r स्क्वायर इसका सेंटर से डिस्टेंस है. दिस d ओमेगा इज गिवन एज dA अपॉन r स्क्वायर. यदि इस पूरे सरफेस के लिए लें तो पूरे सरफेस के लिए ये जो dA एरिया है पूरे सरफेस के लिए ये एरिया 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पर ओमेगा एंगल जो होगा टोटल एंगल जो बनेगा इसके सेंटर पर ओमेगा इज इक्वल टू एरिया 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. यहाँ r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. इट इज इक्वल टू 4 पाई. यह 4 पाई जो आता है इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन. स्टेरेडियन में इसको मेजर किया जाता है. यानी कि यदि ये एरिया r स्क्वायर के बराबर हो तो ओमेगा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. यानी कि एक स्टेरेडियन जो एंगल होगा वह r स्क्वायर एरिया सरफेस के द्वारा सेंटर पर बनने वाले एंगल की वैल्यू 1 स्टेरेडियन के बराबर होगी. अब यदि यह सरफेस एरिया इस तरह से है सच दैट कि इसका डायरेक्शन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन इसके नॉर्मली बनाएंगे हम तो ये वेक्टर dA बनेगा. अब यहां पर सेंटर पर यदि हमें इसका एंगल निकालना है तो यह एरिया जो है dA, यदि यहां से हम r देखें तो r का डायरेक्शन ये होगा. इन दोनों के बीच एंगल यदि थीटा बन रहा है तो इस सरफेस का जो प्रोजेक्शन बनेगा जो शेडेड एरिया दिखा रहा है यह प्रोजेक्शन एक स्फेयर का सरफेस एरिया होगा और ये जो यहाँ एंगल सबटेंड करेगा वो एक्चुअली इस प्रोजेक्शन इस सरफेस के द्वारा होगा जो यहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है. और इस सरफेस की वैल्यू क्या होगी इस r के परपेंडिकुलर dA का जो कंपोनेंट होगा वो dA cos थीटा हो जाएगा. यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलरली इस कंपोनेंट को देखा जाए dA cos थीटा तो ओनली द पार्ट ऑफ dA का जो कंपोनेंट dA cos थीटा होता है वही यहाँ एंगल सबटेंड कर रहा है. तो हम यहाँ पर अब dA की जगह dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर लेंगे. यानी कि यदि एरिया वेक्टर इस r के साथ कोई एंगल बना रहा है तो हम यहाँ पर d ओमेगा इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर न लेकर dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर लेते हैं. यह सॉलिड एंगल होता है जो हमें दूसरी चीज जाननी थी गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले. तीसरा जो हमें गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले जानना है वो है आपका इलेक्ट्रिक
flux. The electric flux is a measure of the number of lines of force passing through some surface held in the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस लिया जाए, उस सरफेस से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कहलाता है कि उस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस से क्रॉस करें, उसी के मेजर को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिलेटेड टू द सरफेस. वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस से लिंक्ड हमेशा फ्लक्स होता है. जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे तो सरफेस से लिंक्ड करने की बात करेंगे. जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है, ये लाइन शो की गई हैं इस तरह से. इसमें मान लीजिए कोई सरफेस है, ये इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा. इसके लिए हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा डीए, स्मॉल एलिमेंटल एरिया डीए. इस डीए का डायरेक्शन इस सरफेस के नॉर्मल बनाएंगे, ये डीए का डायरेक्शन हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिखाई दे रहा है, लाइंस ऐसे जा रही हैं, देखिए. द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई इफ द थीटा इज द एंगल बिटवीन डी ए एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई. देन द फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज, इस सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ई का वो कंपोनेंट होगा जो सरफेस के नॉर्मल होगा. यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि कंपोनेंट हम डीए के डायरेक्शन में लें तो वो कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा. जैसे यहाँ दिखाया गया, देखिए इस ई का यहाँ जो कंपोनेंट है डीए के डायरेक्शन में वो ई कॉस थीटा होगा, और यही कंपोनेंट इस सरफेस से गुजरेगा. इसके पैरेलल कंपोनेंट इस सरफेस से क्रॉस नहीं करेगा. तो सरफेस से क्रॉस करने वाला कंपोनेंट है ई कॉस थीटा. टोटल एरिया है आपका ये स्मॉल डीए, तो ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डीए करेंगे तो दैट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल सरफेस एरिया डीए. सो the electric flux linked with the small surface area dA can be given as d phi e. E means यहाँ electric flux के लिए phi e लिखते हैं. d phi e small electric flux linked with the small surface area dA can be given as e cos theta into dA. इसको हम लिख सकते हैं e dA cos theta, और e और dA दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और थीटा दोनों के बीच बनने वाला एंगल है, तो इसको हम ए बी कॉस थीटा स्केलर प्रोडक्ट के अनुसार ई डॉट डी ए लिख सकते हैं. सो स्मॉल एरिया, इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए. टोटल सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. सो फाई ई इज इक्वल टू सरफेस एरिया एस पर इसका इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए. So the total electric flux linked with the surface area can be given as integration of the E dot dA. इस तरह से हम इसका फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. किसी भी सरफेस से लिंक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं. क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है जो क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. इससे कुछ प्रॉपर्टी जुड़ी हम देखते हैं. पहला, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जैसा कि मैंने आपको भी बताया. इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. फॉर्मूले से आप देख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा है, तो ई डी ए कॉस थीटा का मतलब हुआ ई मीन्स न्यूटन पर कूलम और डी ए मीन्स मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. That is the unit. Now its dimensional formula, इसी में हम रखेंगे n न्यूटन मीन्स फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, L स्क्वायर इसका रखेंगे, कूलम का 80 रखेंगे, तो वी विल गेट ml3t माइनस 3a माइनस 1. यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा. और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम जान लेते हैं. मान लीजिए ये सरफेस है इस तरह से और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सच दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर ए का डायरेक्शन दोनों सेम है. तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल होता है. तो यदि थीटा बराबर 0 डिग्री लिया जाए तो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए है, ये कॉस थीटा होता है, ये कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू में 0 रखें तो कॉस 0 आपका क्या आएगा, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा. तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए. यानी किसी ऐसे सरफेस जिससे कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा हो और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसी स्थिति में फाई ई इज इक्वल टू ई ए हो जाता है.
नाउ इन द अनदर कंडीशन इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ सरफेस हम ले रहे हैं, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा नॉर्मल इसके, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, द एंगल इज 90 डिग्री, सो थीटा इज 90 डिग्री, सो ई ए कॉस थीटा के अकॉर्डिंग कॉस 90 जीरो होता है, सो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस सरफेस इज जीरो। ऐसे भी हम समझ सकते हैं फिजिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के पैरेलल है, तो पैरेलल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इससे क्रॉस नहीं करेगा और इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एज द एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल, हम एरिया वेक्टर को हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं, तो यदि किसी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे बाहर जा रही हैं और यहाँ एरिया वेक्टर भी इसका बाहर की तरफ है, तो इस समय इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल जीरो बनेगा और कॉस जीरो की वैल्यू पॉजिटिव +1 होती है, तो जो भी फ्लक्स बाहर की तरफ जाएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और किसी क्लोज सरफेस से लाइन अंदर एंटर कर रही हैं तो इस केस में आपका इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर कर रही हैं, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। 180 डिग्री कॉस के लिए निगेटिव वैल्यू होती है, इसलिए जो फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर एंटर करता है लाइंस, तो उससे जुड़ा हुआ फ्लक्स हमेशा निगेटिव होता है। मीन्स किसी भी क्लोज सरफेस के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड going out of the surface is taken positive, the electric lines coming into the surface is negative। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि किसी सरफेस में यदि उतनी ही लाइंस बाहर जाएं और उतनी लाइंस फिर अंदर आएं, तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि सेम पॉजिटिव एंड सेम नेगेटिव फ्लक्स विल बिकम जीरो। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़ी कुछ बातें होती हैं। हमने एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना। अब इसी से हम गॉस थ्योरम को समझेंगे। गॉस थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम होती है। यह थ्योरम एक बेसिक थ्योरम कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नाउ गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है। स्टेटमेंट पहले देखिए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पहले पढ़ा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू any closed surface should be closed, the shape, size, maybe any type, but it should be closed। उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, closed होना चाहिए। is equal to 1/epsilon naught times the net charge q enclosed by the surface। किसी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल, उसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज, यानी कि सरफेस के अंदर जो चार्ज बंद है, एनक्लोज्ड है, अंदर जो चार्ज है, उसका हमेशा 1/epsilon naught टाइम्स होता है। मैथमेटिकली यदि लिखें, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए होता है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जाना ही है। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू q/epsilon naught, वेयर q इज द एनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड द सरफेस। हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए सही है और यह q/epsilon naught के बराबर आता है। इसको हम प्रूफ करते हैं गॉस थ्योरम। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक क्लोज सरफेस यहां कंसीडर कर रहे हैं। किसी भी शेप का हो सकता है। इस क्लोज सरफेस के अंदर एक O पॉइंट पर +q चार्ज रखा है। Let us consider a charge +q situated at center O। अब इसके कारण इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है और ये शो करना है कि ये 1/epsilon naught टाइम्स इस चार्ज q के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एनक्लोज चार्ज यही q है +q। इसके लिए हम एक छोटा सा सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर किसी पॉइंट P पर एक स्मॉल सरफेस DA कंसीडर कर लेते हैं। इस DA पर नॉर्मल खींचेंगे तो ये नॉर्मल ऐसे आएगा। ये DA वेक्टर का डायरेक्शन होगा। एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया DA कंसीडर किया गया एट पॉइंट P। अब इस +q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, तो रेडियली आउटवर्ड बनाए हम तो ये R बनेगा। इस रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच मान लेते हैं एंगल होगा थीटा। ये एंगल
थीटा हो जाता है यहाँ। अब हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्मॉल सरफेस एरिया से निकालेंगे और फिर पूरे के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद जो टोटल फ्लक्स आएगा वो हम देखते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है कि नहीं। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए पहले हम इस स्मॉल सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें। एट द सरफेस कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट dA एट पॉइंट P। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi E क्रॉसिंग थ्रू dA इज गिवन एज। इस स्मॉल सरफेस एरिया dA से गुजरने वाला फ्लक्स हम निकालते हैं, d phi E बराबर होता है E dA cos थीटा, जहां E इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस पर। ये छोटा सा सरफेस है, जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही पूरे सरफेस के लिए मान सकते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल एरिया। उतने एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर होगा वही सरफेस के लिए माना जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड P पर क्या होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इस P पॉइंट का Q से डिस्टेंस कितना है? R है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। d phi इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। E की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर रखा गया, dA cos थीटा यहाँ था ही, dA cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू d ओमेगा होता है। ये हमने पहले भी सॉलिड एंगल में आपको समझाया कि सॉलिड एंगल के अकॉर्डिंग dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर किसी भी सरफेस के लिए यदि R और dA के बीच बनने वाला एंगल थीटा हो तो d ओमेगा dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? d ओमेगा। अब ये हो गया d phi E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा। अब नेट फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे? पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। सो नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस phi E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d phi E। d phi E की वैल्यू रख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा। अब यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब बचेगा केवल इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा, और d ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे पूरे सरफेस के लिए, तो हम जानते हैं कि पूरे सरफेस के लिए टोटल एंगल किसके बराबर होता है? 4 पाई के बराबर होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 पाई। स्मॉल एंगल d ओमेगा पूरे के लिए जब इंटीग्रेट होगा तो ये पूरे एंगल 4 पाई के बराबर आएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। इस 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स पूरे सरफेस से क्या हो गया? phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां Q इस सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज था। तो इस सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है, और दैट इज द गॉस थ्योरम। यही गॉस थ्योरम होता है और ये इसका प्रूफ होता है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर इस गॉस थ्योरम को पढ़ा। ये गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। ठीक है, इन स्पेशल केसेस को हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लेंगे, नोट्स को आप एलोबरेट करके बना सकते हैं। जो दिया जा रहा है इसकी एक PDF आपको नोट्स की दी जाती है, इससे आप इसको नोट कर लेंगे और नोट करके समझ लेंगे। थैंक यू।